नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे अनूठे कोने की बात कर रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नई भाषा, एक नई धुन सुनाई देती है। मेरा मतलब है पूर्वोत्तर भारत। हाँ, बिल्कुल। इसे यूं ही नहीं भाषाओं का संग्रहालय कहते हैं। सोचिए, करीब 220 भाषाएं और अनगिनत बोलियां। सही कहा। आज हमारे पास प्रोफेसर श्री जयकौशल का एक लेख है जो इसी भाषाई गुलदस्ते के बीच हिंदी की बढ़ती भूमिका पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी जबरदस्त भाषाई विविधता वाले इस इलाके में हिंदी आखिर कैसे और क्यों एक संपर्क भाषा के तौर पर उभर रही है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ जरूरत है या इसके पीछे और भी कुछ है? चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले ये जो भाषाओं का संग्रहालय वाली बात है, इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। सोचिए जरा, असमिया, बंगला, मणिपुरी जैसी बड़ी भाषाओं के साथ साथ सैकड़ों छोटी जनजातीय भाषाएं और बोलियां सब एक साथ। ये भाषाई खजाना तो अपने आप में कमाल का है। बिल्कुल कमाल का है। पर इतनी विविधता के बीच संवाद कैसे होता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये विविधता ही पूर्वोत्तर की पहचान है। और देखिए, इसी विविधता के बीच हिंदी का एक संपर्क भाषा के रूप में उभरना, वो काफी दिलचस्प है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो गया। इसके पीछे कई वजहें काम कर रही हैं। जैसे लोग काम या दूसरी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रवास, व्यापार बढ़ रहा है, सेना और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी तो है ही, और हाँ, बॉलीवुड फिल्मों और टीवी का असर, हाँ वो तो है। उसे भी कम नहीं आंक सकते। पर्यटन भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है आजकल। मतलब कि व्यवहारिक जरूरतें इसे आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, काफी हद तक यही बात है। और एक और बात ध्यान देने वाली है। बताइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में जहां पहले सरकारी कामकाज या आपसी संपर्क में अंग्रेजी ज्यादा चलती थी, हाँ, अब वहां भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अच्छा। कि कभी-कभी क्षेत्र के अंदर भी, अब समझिए, अलग-अलग समूहों के बीच बातचीत का जरिया बन रही है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? मतलब ये जुड़ाव कब से शुरू हुआ? लेख में शायद इसका जिक्र हो। हाँ, लेख हमें थोड़ा पीछे ले जाता है। पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार के जो संगठित प्रयास हैं, वो आजादी से भी पहले शुरू हुए थे। सच में? हाँ, 1934 में महात्मा गांधी ने राजाराम शास्त्री को खास इसी काम के लिए असम भेजा था। अच्छा, 1934 में? जी। सोचिए उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा। फिर 1938 में असम हिंदी प्रचार समिति बनी, जो बाद में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहलाई। तो ये शुरुआती बीज थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। आजादी से पहले की कोशिशें। जी। और फिर आजादी के बाद इन कोशिशों को संस्थागत रूप मिला होगा शायद। स्थान जैसी संस्थाएं बनी। हाँ, इनके नाम सुने हैं। इन्होंने पूर्वोत्तर में अपने केंद्र खोले। गुवाहाटी से लेकर इम्फाल तक कई जगहों पर। इनका मकसद सिर्फ हिंदी सिखाना ही नहीं था, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, ये सब भी है। अच्छा। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हिंदी विभागों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। बिल्कुल। हाल फिलहाल में भी क्या कोई ऐसी खास पहल हुई है जो इस दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? बिल्कुल हुई है, और ये महत्वपूर्ण है कि हाल में भी इस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे अभी 2024 में ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने न केवल हिंदी को राज्य की आधिकारिक संपर्क भाषा के तौर पर मजबूत करने की बात कही, हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बल्कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन देने का वादा भी किया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि अब इसे सिर्फ एक अकादमिक विषय की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि राज्य की जो विविध जनजातियां हैं, उनको जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे क्या होगा कि हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता सुधरेगी और ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। समझ गया। तो सरकारी प्रयासों के साथ साथ आपने मीडिया और फिल्मों का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ। क्या इनका वाकई इतना गहरा असर है? और विश्वविद्यालय क्या वो सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित है या कुछ और भी कर रहे हैं? देखिए, मीडिया का असर तो हम सब जानते हैं, वो तो जाहिर है। गुवाहाटी दूरदर्शन केंद्र हो या स्थानीय अखबार, इन्होंने हिंदी को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। जहां तक विश्वविद्यालयों की बात है, वे सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, वो शोध के जरिए, रिसर्च के जरिए पूर्वोत्तर की संस्कृति को हिंदी से जोड़ने का एक बहुत अहम काम भी कर रहे हैं। शोध? किस तरह का शोध? क्या लेख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं? लेख में कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे कि कोच राजवंशी समुदाय के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद और उनका विश्लेषण। अच्छा। या फिर एक और
अध्ययन है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और असम के संत कवि माधव कंदली के रामायण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ओहो, ये तो काफी गहरा काम है। बिल्कुल। इसी तरह पेमाउद और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जैसे लेखकों की कहानियों के जरिए असम के समाज में स्त्रियों की स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं है, इनका कोई बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है? निश्चित रूप से इस तरह के काम का महत्व बहुत गहरा है। आप सोचिए, जब पूर्वोत्तर की लोक कथाएं, गीत या साहित्य हिंदी में आते हैं तो वे देश के बाकी हिस्सों के लोगों तक पहुंचते हैं। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। इससे आपसी समझ बढ़ती है, लोग एक दूसरे की दुनिया को बेहतर जान पाते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत होती है। ये पूर्वोत्तर के लोक जीवन को एक व्यापक मंच देता है। ये सब सुनने में तो बहुत बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? इतनी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृतियां, चुनौतियां तो होंगी ही। चुनौतियां यकीनन है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही भाषाई विविधता है ना? हाँ। इतनी सारी भाषाओं का एक साथ होना अपने आप में प्रबंधन की दृष्टि से भी मुश्किल है। फिर एक और बड़ी समस्या है। क्या? कई स्थानीय बोलियों की अपनी लिपि नहीं है। उनका सारा साहित्य, सारी परंपराएं मौखिक हैं, ओरल ट्रेडिशन। ओह, लिपि न होना तो वाकई एक बड़ी बाधा है। फिर उनका साहित्य कैसे सहेजा जाए? क्या इसका कोई समाधान सोचा जा रहा है? हाँ, इस संदर्भ में देवनागरी लिपि को एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। देवनागरी को क्यों? इसका एक कारण यह है कि पूर्वोत्तर की कई भाषाओं जैसे असमिया या बांग्ला में संस्कृत के बहुत से शब्द हैं। हाँ। तो उनके लिए शायद देवनागरी सीखना थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा। अगर ऐसा हो पाता है तो उन भाषाओं के मौखिक साहित्य को सहेजने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद मिल सकती है। हाँ। जिनका अपना लिखित रूप नहीं है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। इसे थोपा नहीं जा सकता। और संवेदनशीलता की बात करें तो मुझे याद है 2022 में एक विवाद भी हुआ था, जब केंद्र सरकार ने कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्य करने की बात कही थी। हाँ, हुआ था। पूर्वोत्तर में इसका काफी विरोध हुआ था। लोगों को शायद अपनी भाषा और संस्कृति पर खतरा महसूस हुआ था। हाँ, वो घोषणा चिंता का सबब बनी थी और विरोध भी हुआ। ये दिखाता है कि भाषा का सवाल कितना नाजुक है और इसे कितनी सावधानी से संभालने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन इस विरोध के बावजूद जमीनी हकीकत थोड़ी अलग भी है। अच्छा, कैसे? खासकर नई पीढ़ियों में व्यवहारिक कारणों से हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। व्यवहारिक कारण जैसे कि? जैसे मैंने पहले कहा, पर्यटन का बढ़ना। टूरिस्ट आते हैं तो स्थानीय लोगों को उनसे बात करने के लिए कॉमन भाषा चाहिए होती है। हाँ, ये तो है। मीडिया का प्रभाव तो है ही। लेख में असम विश्वविद्यालय के दीफू कैंपस जैसे संस्थानों का जिक्र है, जहां अलग अलग मातृभाषा वाले छात्र, असमिया, बंगाली, नेपाली, कार्बी बोलने वाले, वो भी हिंदी सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। अच्छा, क्यों? उन्हें लगता है कि इससे उनके भविष्य के लिए, खासकर रोजगार के लिए, नए दरवाजे खुलेंगे। रोजगार की बात आई तो क्या हिंदी सीखने से वाकई आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर में? कुछ हद तक हाँ। जैसे अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हिंदी को राज्य की बाइंडिंग लैंग्वेज यानी जोड़ने वाली भाषा कहा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सोच में बदलाव का संकेत है। इसके अलावा कौशल विकास मंत्रालय जैसी सरकारी पहलें हैं जो युवाओं को हिंदी माध्यम से ट्रेनिंग देकर उद्योगों से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है जिन्हें शायद स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में उतनी कुशलता ना हो। और हाँ, दफ्तरों में हिंदी पखवाड़ा मनाना या संगोष्ठियां करना, ये सब भी बड़ा है। ये कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है। तो धीरे धीरे ही सही एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। तो अब आते हैं हिंदी दिवस पर, 14 सितंबर। लेख इसे सिर्फ एक भाषा का दिन नहीं मानता, बल्कि राष्ट्रीय एकता से जोड़कर देखता है। बिल्कुल। और यही पर मुझे लगता है लेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। क्या? लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि पूर्वोत्तर में हिंदी की भूमिका पूरक है, प्रतिस्थापक नहीं। पूरक, प्रतिस्थापक नहीं? मतलब ये कि हिंदी वहां की स्थानीय भाषाओं की जगह लेने नहीं आई है या आनी चाहिए। अच्छा। बल्कि उनके साथ मिलकर एक पुल का काम कर रही है। विचार ये है कि लोग घर में अपने समुदाय में अपनी मातृभाषा बोलें और बाहर दफ्तर में, बाजार में या दूसरे समुदायों के लोगों से बात करते समय हिंदी जैसी संपर्क भाषा का इस्तेमाल करें। तो ये विविधता में एकता का एक व्यवहारिक मॉडल जैसा हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये मॉडल स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करता है, उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं करता। लक्ष्य ये है कि भारत की जो अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर
पूर्वोत्तर में बिखरी पड़ी है, हाँ। उसे हिंदी के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया जाए, बिना उसकी मौलिकता को नुकसान पहुंचाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि पूर्वोत्तर जैसे भाषाई रूप से बेहद विविध क्षेत्र में हिंदी की कहानी सीधी सपाट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का मिश्रण है। रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सरकारी नीतियां हैं, मीडिया का असर है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की इच्छा भी है। हाँ। इसमें चुनौतियां भी हैं, कभी कभी विरोध भी होता है, जैसा हमने देखा। लेकिन कुल मिलाकर एक संपर्क भाषा के तौर पर इसकी जरूरत और स्वीकार्यता बढ़ रही है। हाँ, ये यात्रा अभी चल रही है। हिंदी एक ऐसे पुल की तरह विकसित हो रही है जो अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के किनारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, और ये जरूरी है, उन किनारों की अपनी पहचान को मिटाए बिना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक भाषा अनेकता को समेटते हुए संवाद का सूत्र बन सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। भविष्य में पूर्वोत्तर की अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका को और बेहतर तरीके से कैसे निभा सकती है? या फिर इस पर विचार करें कि पूर्वोत्तर की जिन स्थानीय भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उनके लिए देवनागरी लिपि को अपनाने की राह में क्या वास्तविक संभावनाएं हैं और क्या सीमाएं?